में जब हम लोगों ने राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की थी और उस समय जब चुनाव लड़ रहे थे, 2-3 सीटें जीत कर आते थे बामुश्किल। तो उस समय चुनावी घोषणा पत्र में जो कुछ भी हम लोगों ने कहा था, लगातार बाद में उसी को दोहराते आए, हम दोहराते आए। और हम लोगों ने कहा था कि जिस दिन भारत की संसद के दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, हम चुटकी बजाकर वह धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, हम उसको समाप्त कर देंगे। और आपने देखा कि करके हमने दिखा दिया। हम लोगों ने ऐसे कई वादे किए। हम लोगों ने यह भी कहा था, 80 से कहते चले आ रहे हैं, जिस दिन हमारी सरकार के अंदर में बन जाएगी स्पष्ट बहुमत के साथ, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। बहनों भाइयों, आज आपको आमंत्रित भी मैं कर रहा हूं, आपको आमंत्रित भी कर रहा हूं, जाइए 22 जनवरी को और 22 जनवरी के बाद कभी भी जाकर भव्य राम का मंदिर आप वहां देख सकते हैं। दुनिया में वैसा कभी कहीं भी आपको देखने को नहीं है। टेलीविजन के पर्दे पर भी कुछ उसकी झलक आपको देखने को मिली हो। माताओं बहनों का जहां तक प्रश्न है, लोग आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी जाति पंथ मजहब की संप्रदाय की राजनीति करती है। हम जाति पंथ संप्रदाय की राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। मेरे बहनों भाई, हमारी मुस्लिम माताओं बहनों के साथ क्या होता था? तलाक तलाक तलाक, छुट्टी हो जाती। उसकी वेदना हम लोगों के दिल में थी। हम लोगों ने तय किया हमारी सरकार बनेगी, बहुमत मिलेगा, हम इस हिंदुस्तान की धरती से 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर देंगे। और आपने देखा कि हमने चुटकी बजाकर हमने समाप्त किया। हमारी विश्वसनीयता के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2014 में मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मोदी जी उसी समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित हुए थे। जब भी हम मोदी जी बैठते थे, मोदी जी कहते थे कि राजनाथ जी जरूर देख लीजिएगा कि चुनावी घोषणा पत्र में कोई चीज ऐसी ना आने पावे जिसे हम पूरा न कर पाए। 2019 का जब घोषणा पत्र बनने लगा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूं कि इस घोषणा पत्र वो कमेटी है, उसकी पूरी जिम्मेदारी आप संभालिए और स्वयं ही आप देखिए उसको, कि कोई ऐसी चीज ना हो कि जो हम कह दें वो न कर ना पाए। और बहनों भाइयों, उस घोषणा पत्र को चाहे 2014 हो या 2019 हो, उसको भी उठाकर आप देख लीजिए। जो हम लोगों ने कहा था वह सब किया। मध्य प्रदेश का सवाल है, जैसा मैंने कहा, बीमारू राज्य की श्रेणी से शिवराज सिंह जी ने इसे बाहर किया। मुझे याद है उस समय भी मैं मध्य प्रदेश में आया था। मध्य प्रदेश में मैंने देखा था बिजली की तारों में बिजली तो कम आती थी, लेकिन बिजली का बिल ज्यादा आता था। जहां जाओ लोग यही शिकायत करते थे, साहब बिजली तो नहीं आती है लेकिन बिजली का बिल ज्यादा आता है। यह हालत यहां की रही है। और हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो, मोदी जी की या शिवराज जी की, क्या क्या योजनाएं इन लोगों ने लागू की। क्या यह कोई छोटा संकल्प था? हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि हम हिंदुस्तान में एक भी परिवार शेष नहीं बचने देंगे जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए। कमलनाथ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 8 लाख ऐसे आवास बनाने के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति प्रदान आपको दी गई थी, आपने इसमें 2 लाख वापस कर दिया। क्या आप ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं? कोई भी राज्य सरकार जो जनता की हितैषी होगी वो कहेगी कि केंद्र सरकार हमको और दे और दे और दे, और आप जो मिला है आप उसे वापस कर रहे हैं और जनता की अदालत में खड़े होकर दावा कर रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश का विकास करेंगे। मेरे बहनों भाइयों, फैसला आपके हाथों में। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री ने लागू किया है, बेमिसाल
आपके क्षेत्र के कुछ लोग जरूर विदेशों में होंगे, आप पूछ लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आयुष्मान भारत की योजना, गरीब से गरीब व्यक्ति होगा, बीमार हो गया, इलाज करने के लिए पैसा नहीं है, 5 लाख रुपए तक का उसका मुफ्त इलाज होगा। और 5 साल में ठीक नहीं हुआ तो उसके बाद भी 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज होगा। दुनिया के किसी भी देश में इस प्रकार की योजना नहीं। योजनाओं की भरमार है। माताओं बहनों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। भारत के निर्माण में माताओं बहनों का भी योगदान है। यदि राम है तो सीता भी होनी चाहिए मेरे बहनों भाइयों, इस बात को ध्यान में रखें। मैं समझता हूं बहुत सारी चीजें प्रकाश में न आ पाती यदि राम के साथ सीता न होती। हमारे भारतीय समाज में हमारी माताओं बहनों का भी एक विशेष स्थान है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले कहा था महिलाओं को 33% का आरक्षण देंगे, केवल वोट हासिल करने के लिए। 30-35 वर्षों तक उनकी हुकूमत रही, इस काम को नहीं कर पाए। और आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री ने भारत की संसद में ही नहीं बल्कि विधानसभाओं में भी माताओं और बहनों को 33% का आरक्षण दे दिया है मेरे बहनों भाई। नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ी। वैसे 2026 में जो एक सर्वेक्षण होने वाला था, यह जिसे कहते हैं पुनर्सीमांकन या कुछ, वो होने वाला था, डिलिमिटेशन, उसमें भी सीटें बढ़ने वाली थी। लेकिन हम लोगों ने उसमें से 1/3 माताओं बहनों के लिए यह सीटें हम लोगों ने दी हैं। और भारत का जहां तक सवाल है, भारत तो अब चंद्रमा पर जा रहा है मेरे बहनों भाइयों। भारत चंद्रमा पर पहुंच गया। चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंच गया। उसके साउथ पोल दक्षिण ध्रुव पर हमारी लैंडिंग हो गई। सूर्ययान भी यहां से चला गया। मंगल ग्रह पर भी मंगलयान भी चला गया। यह है भारत। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे देश के वैज्ञानिकों का हौसला कितना बुलंद है, कितना आत्मविश्वास से वो भरे हैं कि चंद्रयान जो बना है, तो हॉलीवुड की एक फिल्म बनने में जितना खर्च लगता है उससे कम खर्च में हमारा चंद्रयान बना है मेरे बहनों। अमेरिका टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से जो विश्व का एक ताकतवर देश माना जाता है, उस अमेरिका ने कहा है कि चंद्रयान में कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी तकनीक लगाई है भारत के वैज्ञानिकों ने, जरा हमको भी बताइए। टेक्नोलॉजी हम लोग उनसे मांगते थे, अब वो टेक्नोलॉजी हमसे मांग रहे हैं। यह भारत की हैसियत बनी। क्या आपको नहीं लगता है कि इस नेता के नेतृत्व में भारत इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, उसके हाथों को मजबूत किया जाना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको लगता है कि नहीं कि मजबूत किया जाना चाहिए? यदि लगता है तो एक बार तालियां बजा दीजिए तो मैं मान लूंगा। यदि मैं यहां पर चर्चा करना शुरू करूंगा मेरे बहनों भाइयों तो एक लंबा समय लगेगा। ये मध्य प्रदेश, ये राहुल जी आए थे, बाजू में आए थे ना, तब चिंता क्यों करते हैं? मैं तो कहता हूं राहुल जी जहां पहुंच जाते हैं तो हम लोगों के राहु और केतु कट जाते हैं। अच्छा हुआ। इसलिए बहनों भाइयों, आपने देखिए नेताओं की एक सोच, तेवर, नेता के तेवर पर भी निर्भर करता है कि नेता यदि इसके हाथों में सत्ता की बात दे दी जाए तो क्या करेगा। पहले के नेता लोग कबूतर छोड़ते थे, अब देखते हैं हमारा नेता अब मध्य प्रदेश में आकर चीता छोड़ता है मेरे बहनों भाइयों, चीता छोड़ता है। यह है हमारा भारत। अब रक्षा की दृष्टि से आप देखना चाहते हैं मेरे भाइयों, समय कम है लेकिन मैं घंटे भर आप लोगों के बीच में बोलता। अब रक्षा मंत्री हूं, आप जानना चाहते होंगे कि क्या हो रहा है भारत में। भारत में 2014 के पहले हमारी तो बम, गोले, बारूद
मिसाइल, टैंक, फाइटर प्लेन, हर चीज दुनिया के दूसरे देशों से आती थी, हम इंपोर्ट करते थे। आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा उन देशों में देते थे और उनसे हम खरीदते थे। बहनों भाइयों, 9 वर्षों के अंदर ही वह करिश्मा हो गया। क्या मिसाइल, बम, तोप, टैंक आज वो भारत की धरती पर बन रहे हैं, भारतवासियों के हाथों से बन रहे हैं। भारतवासियों के हाथों से बन रहे हैं। और हम लोग 2014 के पहले केवल 1100 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करते थे, यानी दुनिया के जो गरीब कोई देश थे उनको बातचीत करके बेच देते थे थोड़ा बहुत। आज हम 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का माल बेच चुके हैं, जो यहां पर रक्षा से संबंधित, डिफेंस से संबंधित जो है। हमारा फाइटर प्लेन भी दुनिया के दूसरे देशों में जा रहा है। यह हमारी हैसियत है। और उरी पुलवामा की घटना तो आपने सुना होगा। मैं उस समय गृह मंत्री था, प्रधानमंत्री जी ने घटना घटी थी, तुरंत हम 2 लोगों को टेलीफोन कराया और बुलाया, भाई ऐसा हो गया। बहनों भाइयों, आपको आश्चर्य होगा, 10 मिनट की देर नहीं लगी कि प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया। और उसके बाद आपने देखा कि हमारे सेना के बहादुर जवानों ने सीमा के इस पार ही नहीं बल्कि सीमा के उस पार जाकर आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। यह भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब ताकतवर भारत बन गया है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यहां अपील करने आया हूं, बहनों भाइयों। शिवराज सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया उनके नेतृत्व में यहां की सरकार ने। मैं आंकड़े देख रहा था, मैं आंकड़े ऊपर देखने का भी थोड़ा सा व्यर्थ हूं। मैं देख रहा था यहां पर एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, यानी लोगों को बुलाया जाता, आइए मध्य प्रदेश में निवेश कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। तो उसमें 15,42,000 करोड़, 15,42,000 नहीं, 15,42,000 करोड़ का समझौता किया है लोगों से, बड़े बड़े पूंजीपतियों से, बड़ी बड़ी कंपनियों से। आप आइए,